अच्छा, करेले का रस निकाल के कहते हैं कि शुगर के पेशेंट को पिलाओ तो उसकी शुगर फ़ौरन ठीक हो जाती है, बेहतर हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, ये सब सच है? लेकिन अगर ये करेले का जूस या करेले खा के शुगर ठीक होती तो ये जो इंसुलिन की फैक्ट्रीज़ हैं, ये दवाइयों की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ये बंद ना हुई होती, उनका कारोबार कैसे चल रहा है? वो कैसे गोलियां की प्रोडक्शन चल रही है? भाई करेले का पानी पी के अगर डायबिटीज़ ठीक हो जाती है तो दवाइयाँ क्यों बन रही हैं? अच्छा, हमारे पास एक स्टाफ होता था, उन्होंने क्या किया था, अपनी अम्मी को ना उनकी शुगर बढ़ गई थी, तो उनको नाक से वो खाना वाना सारा ट्यूब लगी हुई थी, दिया जा रहा था, तो उन्होंने नाक से ना क्या कहते हैं उनको करेले का रस डाल के दे दिया ग़िज़ा के तौर पे कि उनकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी। शुगर बहुत हाई थी, घर में कोई था नहीं, तो हम यही है, और वो उनका जो है ना जैसे गर्दन का मनका होता है ना, उससे गिर गया। तो हम यही सोच रहे थे कि देखें ये होती है जहालत। जी क्योंकि एग्जैक्टली। ये जो रूरल एरियाज़ हैं, जो गाँव ग्राम के लोग हैं, जो इधर उधर रह भी रहे हैं, मगर उनके पास तालीम या शऊर इतना नहीं है, सुनी सुनाई बातों पे जो यकीन करके, अब सोचिए कोई बंदा सिलेंडर पे हो और कोई बंदे को डाइट नाक से दी जा रही हो और उसको करेले का जूस जो है नाक से उसको ग़िज़ा में दे दिया जाए कि लिक्विड के तौर पे आप दे रहे हैं, उसका फिर मनका बिल्कुल गिर के वो मर जाए, तो ये तो एक जहालत है। जी देखिए, ये जो होम रेमेडीज़ हैं जिनका जिक्र किया, जैसे हाँ, करेले का और पानी इस है, तरीके के सब्जियां पेशेंट्स हैं। को जी जी। तो वो सीरियस जो आईसीयू वाले पेशेंट्स हैं उनको तो बगैर नर्सिंग स्टाफ के पर्सनल बंदा तो खाना दे ही नहीं सकता, रिश्तेदार खाना, वो तो मना होता है ना। आईसीयू में तो आप की जो आपने कभी आईसीयू में विजिट किया हो तो वो टोटली एंट्री ऐसे बैन होती है। ऐसे नहीं, अंदर मगर सिर्फ उन्होंने घर पे वो जो सिलेंडर नहीं लगाते जो अच्छा अच्छा उनको अच्छा। रखा हुआ था अच्छा वो पेशेंट को, घर में जब रख। डॉक्टर्स कहते हैं कि आप हाँ ले जाएं जितना हाँ, टाइम वो है आप लिक्विड अपना, डाइट दी जाती तो है वो एनजी लिक्विड ट्यूब से। डाइट उन्हें नाक से करेले का जूस दे दिया। तो हाँ हम आज तक उस चीज़ को सोचते हैं कि ये बताओ कि इतनी जहालत है कि कोई सुनता नहीं है, बस सुनी सुनाई बात पे उठा के तो करेले का जूस पिला दिया जी जी। नाक से। लेकिन एक्चुअली अगर डायबिटीज़ की बात की जाए तो ये जो होम रेमेडीज़ होती है ना, करेले का जूस हो गया, जामुन हो गई, उसकी गुठलियों, देखिए इसका रोल ये सपोर्टिव मैनेजमेंट ज़रूर करती हैं। जामुन ये की शुगर गुठली का लेवल सफूफ को हो गया, ये हाँ हो गया, दवाई करती के है। साथ, जी जी, मतलब सपोर्ट करती हैं मैनेजमेंट को। लेकिन ये रिप्लेसमेंट नहीं है ट्रीटमेंट की, सब्स्टिट्यूट नहीं है ट्रीटमेंट का। ओके। आप ये नहीं कह सकते कि दवाइयाँ बंद करो, इंजेक्शंस बंद करो, सिर्फ और सिर्फ जामुन की गुठलियाँ खाओ या करेले का पानी पियो या इस तरह की होम रेमेडीज़ करो। अच्छा। ठीक है? आप इन रेमेडीज़ को, होम रेमेडीज़ को आप जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसके साथ आप सपोर्टिव मैनेजमेंट की तरह यूज़ कर सकती है। उससे दवाइयों की डोज़ कम हो सकती है, आपकी शुगर बेहतर कंट्रोल हो सकती है। इसके साथ मिनरल्स और विटामिन्स आपको मिल सकते हैं जो आपकी सेहत को बेहतर करेंगे, आपका एनर्जी लेवल को बेहतर करेंगे, डिफरेंट किस्म के सिम्पटम्स में डिले करेंगे। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप सारी मैनेजमेंट छोड़ के, मेडिकल मैनेजमेंट छोड़ के सिर्फ और सिर्फ होम रेमेडीज़ को प्रॉपर ट्रीटमेंट की जगह दे दें, ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे खाने जो बाजारी जो हम बात कर रहे हैं जिनके बारे में। निहारियाँ, नान और हाँ, आलू और पूड़ी हलवा, हाँ, पूरी हलवा रह गया था जी। वो भी आलू क्यों नुकसानदेह? आलू का क्या मसला होता है? नहीं, आलू देखें, आलू का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और जो ग्लाइसेमिक लोड है वो बहुत ज़्यादा है। ज़मीन के कितना है? नीचे ज़मीन देखिए ये 75 से ऊपर है इसका ना अच्छा। ग्लाइसेमिक। हाँ, और जो ये ज़मीन के नीचे उगने वाली जितनी भी सब्जियां हैं जैसे चुकंदर है, उसका भी ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज़्यादा है, उससे भी शुगर हाई हो तो जाती है। जमीन के अंदर की जो उगने वाली सब्जियां होती हैं वो क्यों मना करते हैं डॉक्टर सारे आप वो लोग? देखिए उनको मना करने की बेसिक वजह यही होता है कि उनका जो ग्लाइसेमिक लोड होता है और जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो ज़्यादा है, वो शुगर स्पाइक करती है। अगर आप आलू खाएं, आप बेशक आप देखा होगा आपने कि अगर किसी डायबिटिक को आप सिर्फ एक ब्राउन स्लाइस या थोड़ी सी रोटी के साथ भी अगर आलू दे देंगे, सुबह नाश्ते में आलू भुजिया दे दी या कोई भी ऐसा सालन दे दिया जिसमें आलू हैं, तो आप उनका शुगर नोट कर लें, वो स्पाइक कर जाएगा। तो जितनी भी ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियां हैं वो इसलिए हम मना नहीं करते, लेकिन उसको क्वांटिफाई कर देते हैं कि उसका पोर्शन साइज आप कंट्रोल करके खाएं, ज़्यादा ना खाएं। शुगर पेशेंट डेली बेस पे रोटी खा सकता है, मतलब रोज? अगर खालिश गंदम का आटा है, मैदा नहीं है या नान नहीं है या ऐसा आटा जिसको हम फाइन आटा कहते हैं जो आम बाज़ारों में मिलता है, तोड़े का आटा जिसे आमतौर पे कहते हैं, वो नहीं है, तो आम तौर पे शुगर पेशेंट एक आध रोटी, डेढ़ रोटी वो खा सकता है। लेकिन असल जो है वो कसूर रोटी का या खाने का नहीं होता, असल कसूर होता है खाने की टाइमिंग। बार बार दिन में 4-5 दफ़ा चाय पीना, उसके साथ जनाब बिस्किट लिए जा रहे हैं, उसके साथ रस लिए जा रहे हैं, नीमको खाई जा रही है और कहते हैं कि जी हमने तो सिर्फ आधी रोटी खाई है, फिर क्यों शुगर ज़्यादा है।
भाई रोटी खाने के बाद जब घर से निकले, ऑफिस में आए, फिर आपने क्या किया है? तो पता चला कि 3-4 बिस्किट भी खा गए हैं, 4 कप चाय भी पी गए हैं, और शाम को जब शुगर चेक किए तो स्पाइक ज़्यादा आई। असल चीज़ यहाँ पे है। अच्छा, और तो चावल का भी इतना ही अजाब दिया हुआ है, चावल के लिए भी यही कहा जाता है शुगर हो कि चावल खाओगी, चावल कैसे खा सकते हो तुम? अच्छा, अब ये जो शख्स हैं या जो भी मैडम जिनकी बात कर रही हैं कि जो चावल के बारे में कर रही हैं, चावल तुम्हें शुगर हो गई है, तो आप चावल ना खाएं, लेकिन उनके साथ अगर बैठेंगे तो वो आपको चाय के साथ 4 बिस्किट भी खिला देंगे, और फिर कहेंगे जी नाश्ते में तो मैंने सिर्फ 2 रस खाए हैं, मैं तो रोटी खाई ही नहीं, हाँ। मैंने तो चावल खाए ही नहीं, फिर मेरी शुगर क्यों हाई होगी? तो पता किया तो पता ये चला कि जी चाय के साथ 2 रस भी खा लिए, 1 घंटे बाद 3-4 बिस्किट भी ले लिए, और कहा ये जाता है मैं तो कुछ खाती ही नहीं, या मैं तो मीठा लिया ही नहीं है, चाय फीकी है लेकिन उसके साथ 4-5 बिस्किट ले लिए। वो क्या करेंगे? शुगर स्पाइक करेंगे कि नहीं करेंगे? असल गलती यहाँ पे आती है। अच्छा, अभी 20-25 दिन के बाद जो है ना, अभी बड़ी ईद आ जाएगी, तो फिर उसमें गोश्त का तो आपको पता है लोग खाना ज़रूर पसंद करेंगे, उसमें मटन, बीफ, ये चीज़ें खा सकते हैं जो शुगर के पेशेंट्स हैं? देखिए, जहाँ तक कुर्बानी की ईद का ताल्लुक है, उसमें ज़ाहिर है गोश्त खाना सुन्नत भी है, गोश्त पकता भी है लोगों में, और 3-3 4-4 दिन जो है कंटिन्यूसली घरों में सिर्फ गोश्त ही खाया जाता है। कहीं जाओ तो गोश्त होता है, घर गोश्त। तो जी। डायबिटिक पेशेंट्स को कहा यह जाता है कि जी डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो गोश्त ना खाएं, उससे शुगर बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है। अच्छा। लेकिन देखें, गोश्त जो है ना वो कल्प्रिट नहीं है। कल्प्रिट एक्चुअली कुकिंग मेथड है, किस तरीके से गोश्त खाया जाता है, किस तरीके से पकाया जाता है। तो गोश्त से नहीं होती कुकिंग मेथड, कोई जो कुकिंग गलत है मेथड देखिए, अगर आप डीप फ्राई करें, डीप कुक करेंगे उसको ऑयल में, हाँ, ठीक है, गोश्त को बहुत ज़्यादा तेल में पकाएंगे और नानों के साथ खाएंगे तो फिर तो शुगर बढ़ेगी। लेकिन अगर आप ग्रिल्ड, नानों के साथ ना खाए, दादों के साथ खा सकते हैं। अच्छा, हाँ, और अगर आप ग्रिल्ड करेंगे, मतलब बारबेक्यू जिसे कहते हैं, प्रॉपर बारबेक्यू हुआ गोश्त जो है वो अगर आप खाएंगे और छोटी सी खालिस गंदम की चपाती के साथ लेंगे, या जौ के आटे के साथ लेंगे, या मल्टीग्रेन आटे के साथ लेंगे, तो शुगर नहीं बढ़ेगी। गोश्त को भी इंजॉय करेंगे आप और शुगर भी ठीक रहेगी आपकी। लेकिन ये आपकी टाइमिंग, और साथ में अगर आप गोश्त खा रहे हैं और सिर्फ खा ही रहे हैं, बैठे में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, लेट नाइट तक खाना पीना चल रहा है, बार बार मल्टीपल स्नैकिंग चल रही है, गोश्त खाया, खाने के बाद घंटे बाद मेहमान आए, उनके साथ फिर गोश्त खा लिया नान के साथ या रोटी के साथ। मगर अब ये जैसे गोरे हैं, ये स्टेक्स वगैरह खाते हैं, ये वेल डन नहीं करवाते गोश्त को, आपको पता है, अंदर से तो बिल्कुल थोड़ा सा रेयर, मीडियम, लाइट, कच्चा, और वो कहते हैं बड़ा फायदेमंद है। और इसी तरह कोरियंस वगैरह हो गए, और ये जो जापानीज वगैरह हो गए, ये रॉ मीट बड़ा खाते हैं कच्चा, तो वो बस पानी में हल्का सा गर्म में डाला और उसी वक्त स्टिक से निकाल के तो मुंह में खा लिया, तो वो पका। और सुशी वगैरह तो है ही मोस्टली ज़्यादातर रॉ, बहुत कम कुक्ड सुशी होती है। तो ये कच्चा गोश्त फिर नुकसानदेह नहीं होता है? देखिए, कच्चा गोश्त नुकसानदेह इस तरीके से हो सकता है कि एक तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको किस तरीके से डाइजेस्ट करता है। तो बाज़ औक़ात कच्चे गोश्त खाने से ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जहाँ पे कल्चर है, जैसे जापानीज़ हैं, चाइनीज़ हैं, या गोरे लोग हैं, तो वो तो अगर रॉ मीट खाते हैं तो वो बॉडी उसकी अडेप्ट हो चुकी है, उनका मैदा एक्सेप्ट ही उसको कर रहा है, क्योंकि बचपन से वो यही खा रहे हैं, आदी हो चुके हैं। तो एक चीज़ का जब आदी जिस्म हो जाता है तो उसको वो टॉलरेट कर लेते हैं। अगर पाकिस्तानी लोगों को अगर आप इस तरह का कच्चा गोश्त खिलाएंगे, ठीक है, और वो तो फिर जाहिर है वो उनका मैदा ख़राब कर देगा। एक तो डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, उनको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, कई और प्रॉब्लम्स मोस्टली होता है जब मुल्क से बाहर कोई ट्रैवल के लिए जाता है, कोई जापानीज रेस्टोरेंट देख के तो बड़ा घुस जाता है, उनसे पूछे तो वो ऐसे रॉ मीट वगैरह की कोई चीज़ें खा ले, तो उसके बाद रामेन वगैरह में भी कुछ आपको पता है कच्चे मीट और चीज़ें डाल दो। मैं भी जब स्टेक खाता हूँ तो मैं वेल डन करवाता हूँ मुझसे, वो तो हालांकि मेरा जो बेटा है, बड़ा बेटा मेरा है, वो हमेशा जो है ना वो थोड़ा सा उसको नॉट वेल डन नहीं करता, वो कहते हैं जूसी होना चाहिए, थोड़ा सा जूसी होना चाहिए, तो कच्चा, मगर उसका मैदा एक्सेप्ट कर चुका होगा तब हमेशा से ऐसे ही खाता रहा, तो इसलिए उसका मैदा एक्सेप्ट कर लेता है। क्या बात है। तो पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वेरी करती है। लेकिन जो ग्रिल्ड किया हुआ गोश्त होता है वो कुर्बानी में ज़्यादा फायदेमंद है, बजाय पका हुआ और घी में और ऑयल में बना हुआ, ये करा हुआ। और ग्रिल्ड में भी आप ज़्यादा उसको कुक ना करें, बारबेक्यू में जले ना, उससे फिर जो है ना मैदे में वो कैंसर का रिस्क और चीज़ें भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो जला हुआ गोश्त जो है ना वो और इंटेक ना लें। जी।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइप 1 टाइप 2 को बहुत अच्छी तरीके से एलैबोरेट किया, बिल्कुल बच्चों वाले सवाल हमने किया है डॉक्टर साहब से कि जैसे हमें कुछ भी नहीं पता और हमें सब कुछ बता दिया उन्होंने। तो अपना ख्याल रखिए, टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।